नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है आगामी विधानसभा के बजट सत्र को लेकर अहम बैठक। आज विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी बैठक। सत्र की सुरक्षा को लेकर होगा विचार विमर्श। 11 बजे विधानसभा भवन में होगी बैठक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में आज ये बैठक होने जा रही है और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी जायजा लेगी। आपको इससे बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से तेज होती हुई नजर आ रही है। और आज इसी कड़ी में विधानसभा बजट सत्र को लेकर अहम बैठक भी करने जा रही है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी परखेंगी और साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को भी देखेंगी। तो 11 बजे विधानसभा भवन में ये बैठक होनी है, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी विधानसभा भवन में पहुंचेंगी, जहां पर वो बैठक भी करेंगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी आज बैठक करने वाली हैं और इस दौरान आगामी विधानसभा बजट सत्र को लेकर चर्चा भी करेंगी और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी रखेंगी। और इसके लिए तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। हालांकि विधानसभा के आसपास बैरिकेडिंग भी लगाए जा चुके हैं और विधायकों के सवाल भी बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। इस दौरान हंगामा किस तरह का रहने वाला है, सत्र कितने दिनों की अवधि का रहने वाला है, इन सब चीजों पर भी चर्चा संभव है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां हैं? विधानसभा का बजट सत्र भी होना है। देखिए, बिल्कुल विशाल, विधानसभा का बजट सत्र इस बार देहरादून में होने जा रहा है। उसी को लेकर के जिस तरह से अब तैयारियां की जा रही हैं और आज तैयारियों की दिशा को लेकर के तमाम अन्य बातों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है और विधानसभा अध्यक्ष जो है इस बैठक को लेते हुए नजर आएंगे और तमाम जो अधिकारी हैं वो आज जो है विधानसभा पहुंचेंगे 11 बजे और वहां पर जो है ये बैठक शुरू होगी। इसमें तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की बात है उस पर भी चर्चा होगी, साथ ही अन्य तमाम बातों पर चर्चा होगी, क्योंकि इस बार का जो बजट सत्र है वो देहरादून हो रहा है और ये पेपरलेस बजट सत्र होगा। तो इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए उसको लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं वो पहले से ही स्पष्ट की जा रही हैं। और आज जिस तरह से 11 बजे जो है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जो है उसको लेकर के बैठक करेंगी और तमाम जो अधिकारी होंगे उनके साथ मुख्यतः रूप पर जो है, क्योंकि पेपरलेस होना है तो किस तरह का जो बजट रहेगा उस पर बात होगी। साथ ही साथ ये भी चर्चा होगी, जिस तरह से 550 से अधिक जो सवाल जो है विधायकों के पहुंचे हैं उस पर भी चर्चा होगी कि आखिरकार कितना जवाब तैयार हो पाया है कि जो विधायकों को इस सत्र में मिलना है। साथ ही साथ जो है क्योंकि बजट इस बार महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो है उत्तराखंड को अभी केंद्र ने बजट जारी किया था, उसके बाद से जिस तरह से कहा जा रहा था कि जनपक्षीय बजट होगा, समन्वय बजट होगा, सबको ध्यान में रख करके बजट लाया जाएगा, कि चाहे कृषि क्षेत्र की बात हो, चाहे फिर वह अन्य क्षेत्र की बात हो, चाहे व्यापारियों को ध्यान में रखा जाए, मजदूरों को भी ध्यान में रखा जाए, तो तमाम तबकों को ध्यान में रख करके इस बजट को लाने की बात की जा रही है सरकार की ओर से। और जिस तरह से 200 से अधिक जो सुझाव है वो सरकार के पास पहुंचे हैं इस बजट सत्र को लेकर के, तो उस पर भी विचार उधर किया जा रहा है ताकि जो है तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाए। और दूसरी ओर जिस तरह से आज बैठक की जा रही है, ये बैठक पे महत्वपूर्ण है क्योंकि तमाम बातें रखी जाती हैं, साथ ही पहले इसकी व्यवस्था रखी जाती है कि आखिरकार क्योंकि सत्र होना है और सत्र में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, तमाम चीज़ें रहेंगी वहाँ पर, और जो सवाल जो है विधायकों ने भेजे हैं उनका समय से उनको जवाब मिले उस सत्र में। और सत्र जो है क्योंकि 18 से शुरू हो रहा है तो ये सत्र जो है लंबा चले, क्योंकि हर बार विधायकों की शिकायत रहती है कि 2-3 दिन के अंदर ही बजट न सत्र हो उसको सिमट दिया जाता है। तो ये सत्र लंबा चले, विधायकों के सवाल जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएं, उनके जवाब जो है सरकार दे, तमाम चीज़ों पर जो है कि आखिरकार उत्तराखंड की जो बेहतरीन है उसको कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इसके विकास के कैसे आयाम स्थापित हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की बात हो रही है। जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने पहले भी स्पष्ट तौर पर कहा था कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तमाम सभी के सवालों पर चर्चा होगी, सवालों को लिया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा। उसके लिए जिस तरह से जवाब आए हैं उनके सभी
जो विभागीय उनका अधिकारी है उनको इसके लिए कहा गया है कि जवाब ढूंढिए, और साथ ही साथ सभी समन्वय बिठा कर के दोनों पक्ष और विपक्ष इस बार हंगामा ना देखने को मिले, उसको लेकर के पहले ही उन्होंने कहा था कि दोनों समन्वय बिठाएं और इसके उत्तराखंड के बेहतर विकास के लिए चर्चा करें कि आखिरकार हम उत्तराखंड को क्या बेहतर दे सकते हैं, दूर दराज पहाड़ी क्षेत्रों के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर पहले से ही उन्होंने कहा था, और अब जिस तरह से आज बैठक हो रही है अधिकारियों के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जी विशाल। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हर बार ये देखा जाता है कि ट्रैफिक भी बहुत बड़ी संख्या में बाधित होता है, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? हाँ, देखिए रूट प्लान को जो है वो रखा जा रहा है, रूट प्लान रहेगा, साथ ही साथ जो भारी जो वाहनों की संख्या रहती है उसके चलते जो है उनको चेंज किया जाएगा कि रूट जो है उधर से चेंज रहे, ताकि उधर जो है जाम की स्थिति देखने को ना मिले। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो तमाम फोर्सेस लगाई जाएंगी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, इलाके को छावनी में तब्दील किया जाएगा, ताकि जो है जो आने वाले जो मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं या विधायक हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं, और पार्किंग की तमाम व्यवस्था रहे, आने जाने वाले वाहन चालकों को किसी की समस्या ना हो, ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ ना रहे, उसके लिए रूट डाइवर्टिंग की जो प्लानिंग है वो की जा रही है। तो इसी तमाम चर्चाओं को लेकर के जो आज विधानसभा अध्यक्ष है वो बैठक करेंगी और तमाम व्यवस्थाएं रखेंगे कि आखिरकार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक को लेकर के किस तरह इंतजाम किए हैं, जो 550 से अधिक सवाल आए हैं उन पर किस तरह से जवाब तैयार किया गया है, जो बजट सत्र पेपर लेस रहेगा तो उसमें किस तरह की तैयारी रहेगी, तमाम चीज़ों को चेक कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है, तमाम चीज़ों को आज वो बैठक में रखेंगे भी और उसके बाद उनको परखेंगे भी, ताकि जो है जब 18 में बजट सत्र शुरू हो तो कोई परेशानी ना हो। साथ ही जिस तरह से कहा जा रहा था कि पेपर भी रहेंगे कि ताकि जो है अगर कोई समस्या आती है तो बजट सत्र में किसी प्रकार की रुकावट ना आए, तो ऐसे में तमाम चीज़ों की व्यवस्था को जो है चाक चौबंद आज ही किया जा रहा है, और आज ही उन सभी व्यवस्थाओं को परख कर विधानसभा अध्यक्ष जो है अधिकारियों से बैठक कर लेंगे, और उसके बाद जो है 18 तारीख में जिस तरह से बजट सत्र की शुरुआत होगी तो लोगों की निगाहें रहेंगी कि आखिरकार सरकार के पिटारे से उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। जी विशाल। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और हरिद्वार से बड़ी खबर, कानपुर के पूर्व विधायक चैंपियन की बिगड़ी तबीयत, जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में चल रहा है इलाज। 27 जनवरी को हरिद्वार जिला न्यायालय ने भेजा था जेल। विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर चैंपियन ने की थी फायरिंग। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधायक जो कि पूर्व विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। जेल में बंद थे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। हालांकि उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए भी पहुंची है अस्पताल में, और जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी है और अभी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरीके की जानकारी मिल पाई थी, देर रात कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जो है तबीयत खराब हो गई थी। 25 तारीख को ये पूरा मामला हुआ था, जब उमेश और चैंपियन के बीच में जो है यहाँ पे एक विवाद हो गया था, जिसके बाद यहाँ पे पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए उनको 27 तारीख को जेल में भेजा था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको रखा गया था। लेकिन यहाँ पे जब कोर्ट में जमानत याचिका डाली गई थी वो रद्द हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अब कुंवर प्रणव सिंह है वो जेल में ही है, जिसके बाद उनकी यहाँ पे तबीयत खराब हो गई है। देर रात उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी भी उनको वहीं पे इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा सुधार देखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लंबे समय से बताया जा रहा था कि उनकी तबीयत को लेके कई बातें बीच में बाहर आई थी कि खराब थी। जब उनको कोर्ट में पेश किया गया था उस टाइम पे भी जो है डॉक्टरों ने बताया था कि उनका जो बीपी है वो हाई हो गया था। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनका इलाज यहाँ जिला अस्पताल में चलता रहेगा या फिर उनको किसी अन्य हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। जी मनोज, उनकी पत्नी भी उनसे मिलने पहुंची है, क्या कुछ बातचीत हो पाई है कि आखिर क्यों तबीयत बिगड़ी होगी, क्या कुछ इसके पीछे के कारण बताए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिली थी विशाल, उसका पुत्र और पत्नी जो है दोनों ही हॉस्पिटल में पहुंचे थे, लेकिन मीडिया के सामने आने से बिल्कुल इनकार कर दिया। यहाँ पे जो पुलिस थी वो भी इस पे कुछ बोलने के लिए बिल्कुल बचती हुई दिखाई दे रही है। उनकी पत्नी ने भी बिल्कुल मीडिया से बात करने के लिए इनकार कर दिया और कहा है कि जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक किसी को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। फिलहाल उनका इलाज है, केवल इतनी सी जानकारी जो है प्रशासन की ओर से दी गई है। जी जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। उत्तराखंड जन विकास मंच ने हरिद्वार जिलाधिकारी कार्यालय पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मंच ने
दिलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट और थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ओर से निवेशकों का धन वापस न किए जाने पर गहरी नाराजगी भी जताई है। साथ ही मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। वहीं ज्ञापन में बताया गया है कि समिति ने कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में लोगों से धनराशि इकट्ठा की थी, लेकिन 29 अक्टूबर 2024 से समिति को अचानक बंद कर दिया गया, जिसके चलते निवेशकों में अपने धन के डूबने का डर भी बना हुआ है। ज्ञापन हमने श्रीमान जो सहकारिता मंत्री हैं हमारे अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के नाम प्रेषित किया है, जिसमें एलएससी कंपनी द्वारा जो है लाखों निवेशकों का लगभग 600-700 करोड़ के आसपास निम्न स्तर के जो एजेंट हैं और जो इसके कोऑपरेटिव प्रमोटर हैं उनके विरुद्ध ही कार्रवाई संचालित हो रही है, जबकि होना चाहिए कि जो इसके जो सीएमडी हैं, जो इसके चेयरपर्सन हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, जो मैनेजमेंट के जो सुपर उस पे जो लोग हैं, उनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी। और इसी की मांग को लेकर के हमने जो है अभी, क्योंकि ये तहसील स्तर पे कई जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे भी चल रहे हैं, तो ये कार्रवाई जल्दी से जल्दी हो। और हमारी मांग इसमें यह है कि ईडी और जो है सीबीआई और जो इससे संबंधित जो है इकोनॉमिक ऑफेंस देखने वाली एजेंसी है वो जो है इसमें इन्वॉल्व हो, ताकि निवेशकों को पैसा। आगे की रणनीति हर तहसील स्तर पे हमारे प्रदर्शन चलेंगे और जो भी कोई अगर समस्या आती है उसके लिए हम पूरी तरह से हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और बाकी अभी जो है हम हो सकता है कि जो हमारे कानूनी विकल्प हैं वो हमारे लिए खुले हुए हैं। लगभग मुझे लगता है कि ये 600-700 करोड़ से कम का नहीं होगा। पहले हम 200 करोड़ के अंदर मान रहे थे, मगर उत्तराखंड में 600-700 करोड़ से ऊपर ही जा सकता है। अभी हमारे पे पूरा डाटा नहीं आ पाया है, जितना आ रहा है हम उसको जो है इकट्ठा कर रहे हैं और कोशिश ये रहेगी कि एक एक निवेशकों को पैसा निकला जा सके। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर किस तरह का ये मामला है और अब धरना देने को मजबूर हैं लोग सभी? बिल्कुल, देखिए विशाल दिलोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एक कोऑपरेटिव समिति थी जिसके उत्तराखंड में 30 से ज्यादा जो है शाखाएं खोली गई थी। यहाँ पे लोग जो अपना बजट होती थी सालाना उसको जमा किया करते थे। यहाँ पे आरडीओ के तहत जो है पैसा जमा किया जाता था, लेकिन अचानक से 29 अक्टूबर 2024 को ये जो समिति के तमाम में वो यहाँ पे बंद हो गए, जिसके बाद जो इनका एक पोर्टल था वो भी बंद हो गया, जिसके बाद यहाँ पे तमाम जो निवेशक थे उनको एक ये चिंता सता रही है कि जो उनका पैसा तो वो कहीं डूब ना जाए। हालांकि अब इसको लेके जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ऋषिकेश में प्रदर्शन किया गया था। ऋषिकेश के बाद अब हरिद्वार जिला मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पे उत्तराखंड जन विकास मंच के जो लोग थे वो यहाँ पे पहुंचे। तो यहाँ पे तमाम जो महिलाएं इसमें शामिल थी, उनको इस बात की चिंता है कि जिन लोगों ने उनके साथ में मिलकर पैसा जमा किया था उनका भी पैसा कहीं डूब ना जाए। इसको लेकर इन्होंने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसको कहीं न कहीं अब ये चिंता सता रही है कि लोगों के से करीब 10,000 से लेकर करोड़ों रुपए तक इसमें फंसे हुए बताया जा रहा है। जो यहाँ पे मंच के जो अध्यक्ष थे उन्होंने बताया कि करीब 600 करोड़ से अधिक का ये पूरा घोटाला है, जिसको यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ईडी को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इन्होंने इस पूरे मामले की जांच कराने को लेके एक ज्ञापन जो है जिलाधिकारी को सौंपा है हरिद्वार में आकर। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चंपावत जिला मुख्यालय में ऊर्जा निगम की ओर से बिजली लाइनों को भूमिगत करने का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके पूरे होने के बाद नगर क्षेत्र के लोगों को तार के जंजाल से मुक्ति मिलेगी। अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर 17.56 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया गया है। आप जो हमारा जो प्रोजेक्ट है 17.56 लाख का है और इसमें ये हमारा 4 किलोमीटर 11 की भी और 4 किलोमीटर LT का कार्य करना है और ये कार्य हमारा स्टार्ट हो चुका है। आप देखेंगे PWD ऑफिस से जो गोरल चौड़ है मैदान में, वहाँ हमारा 1.5 किलोमीटर होना है और हमारा वो है रिलायंस मार्ट से GIC चौक तक हमारा 1.5 किलोमीटर होना है और 1 किलोमीटर जो सेक्शन हमारा जो है। और इस काम को करने के बाद जो हमारी 11 की LT लाइन जो तारों का जंजाल है उससे वो लोगों को मुक्ति मिल जाएगी और सुविधा रहेगी। लोहाघाट के PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज दिगाली चौड़ में इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 11 की छात्राओं की ओर से तिलक लगाकर बोर्ड परीक्षाओं का स्वागत किया गया।
इस मौके पर छात्राओं ने विदाई गीत भी प्रस्तुत किया। इस दौरान परीक्षा प्रभारी ब्रजेश सिंह ढेक ने विद्यार्थियों से बोर्ड परीक्षा से संबंधित अहम जानकारियां भी साझा की। साथ ही शिक्षकों ने गीत के जरिए विद्यार्थियों को शुभकामनाएं भी दी। चंपावत जनपद के लोहाघाट ब्लॉक के अंतर्गत सीमांत विद्यालय पीएम श्री राजकीय गालीचौड़, जो कि राजकीय विद्यालयों में सर्वाधिक छात्र संख्या वाला हमारा विद्यालय है, आज बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व कक्षा के द्वारा 12th के विद्यार्थियों को भावभीनी विदाई दी गई। छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत की गई। साथ ही छात्राओं द्वारा विदाई गीत भी प्रस्तुत किया गया। परीक्षा प्रभारी ब्रजेश ढेक जी द्वारा विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए। उत्तराखंड बोर्ड की जो परिषदीय परीक्षाएं हैं वो 21 फरवरी से हाई स्कूल की और 22 फरवरी से इंटरमीडिएट की आरंभ हो रही हैं। उसके संदर्भ में कक्षा 12 के विद्यार्थियों को आज विदाई विद्यालय परिवार द्वारा दी गई और बोर्ड परीक्षा के लिए समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा उनको शुभकामनाएं दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल और आसपास की झीलों में नौकायन का आनंद उठाने वाले पर्यटकों के लिए यहां के नाविक जोर शोर से नाव बनाने में जुटे हुए हैं। वर्षों से नाव बनाने की कारीगरी में जुटे नैन सिंह चौहान के अनुसार नाव तून और शीशम की लकड़ी से बनती है। नाव के फ्रेम में तांबे की कीलों को ठोक कर उसे मजबूत बनाया जाता है। पानी में तांबे की कीलें जंग में भी बची रहती है। ये इस समय हम आप सीजन की तैयारियां कर रहे हैं और आने वाले समय में हम पूरा बोटों का जो है रंग रोगन का कार्य होगा। जिसकी बोट में रिपेयरिंग है, बोट ख़राब हो जाती है तो उसका रिपेयरिंग होता है। कोई अपनी बोट पुरानी डैमेज करके नया बोट बनवाना चाहता है तो नया बन जाती है। ये नई बोट बनाई जाती है। इसमें तून और शीशम की लकड़ी का यूज होता है। इसमें पूरी कॉपर, जिसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए इसमें कॉपर की कीलें लगाई जाती है। और इस बोट की लाइफ नया अगर आप बनाएंगे तो लगभग 15 साल इसकी लाइफ होती है। बोट पूरी तैयार होगी तो इसमें फिर अलसी का तेल लगाया जाता है जिससे लकड़ी मजबूत हो और उसके बाद इसमें पोटीन किया जाता है। पोटीन के बाहर से फिर इसमें सिंथेटिक क्लियर वार्निश किया जाता है जिससे बोट बिल्कुल शाइनिंग करे और लकड़ी ख़राब ना हो और पानी ना दे। सर पर लेक से उठाई जाती हैं, 2-3 दिन सुखाई जाती हैं। उसके बाद पोटीन तेल वार्निश कर के एक हफ्ता 10 दिन सुखाई जाती है बढ़िया करके। उसके बाद लेक में डाली जाती हैं। उसके बाद इसमें बोटिंग कराई जाती है। सर क्या फ़ायदा होता है ये बोटिंग और ये वार्निश का? इससे लीकेज नहीं होती है बोट में, बोट की लकड़ी ख़राब नहीं होती है, आराम से 10-15 साल चल जाती है। सर हर 6 महीने में, साल में 2 बारी इसमें पोटीन वार्निश तेल करना पड़ता है। इसको सूखने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है सर, पूरा कंप्लीट। रानीखेत संयुक्त मजिस्ट्रेट की सराहनीय पहल मिशन नवचेतना के तहत ताड़ी खेत ब्लॉक के विद्यालयों में दूसरे संस्करण की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई है, जिसमें ताड़ी खेत ब्लॉक के कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया है। वहीं सीनियर और जूनियर वर्ग की इस प्रतियोगिता में अव्वल आए छात्र छात्राओं को रामनगर कॉर्बेट पार्क का भ्रमण कराया गया और प्रतियोगिता में प्रथम आए मटीला गांव के निवासी अंकित बिष्ट को रानीखेत तहसील में एक दिन का सांकेतिक एसडीएम बनाया गया है। साथ ही अंकित को संयुक्त मजिस्ट्रेट के सरकारी वाहन से रानीखेत तहसील लाया गया, जहां तहसील परिसर में समस्त स्टाफ और संयुक्त मजिस्ट्रेट ने अंकित का स्वागत भी किया। उसके बाद अंकित ने तहसील सभागार में अधिकारियों और कर्मचारियों से परिचय भी लिया है। साथ ही वहीं एक दिन का सांकेतिक एसडीएम बनने पर है कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। ये केवल एक कुर्सी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पद है। जो हमारी तहसील अंतर्गत जो है मिशन नवचेतना चल रही है, तो उसी के अंतर्गत इसका दूसरा संस्करण हुआ था, जिसका जो एग्ज़ाम किया गया था ब्लॉक स्तरीय एग्ज़ाम,
5 तारीख को किया गया था, तो जिसमें अंकित बिष्ट जो राजकीय इंटर कॉलेज चौमुधार के विद्यार्थी हैं कक्षा 11 के, तो उन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे। तो इसी क्रम में उनको प्रोत्साहित करने हेतु आज एक दिन का सांकेतिक संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है। इसके अलावा जो हमारे दोनों सीनियर और जूनियर वर्ग में प्रथम 2-2 स्थानों पे जो बच्चे आए थे, उनको शैक्षिक भ्रमण के लिए हमने 8 तारीख को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी भेजा था। तो उसी क्रम में आज जो उसके बाद उनको आज तहसील बुलाकर सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र, मेडल तथा गिफ्ट्स दिए गए और इसके अलावा अंकित बिष्ट जो है आज हमारे साथ हैं।